वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइजर वाले दिस पेपर सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी हाल ही NCL ने एक परमानेंट रिक्रूटमेंट जारी करा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर बहुत समय बाद जब ये आया है, ये वैकेंसी आई है 4 मंथ की, तो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्या हम जान सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल है, कौन ये जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट इसको देख लेते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर देख पा रहे हो, NCL इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग minimum qualification required for regular appointment to the post as mentioned table A for regular deployment across mines established of NCL in Singrauli district of Madhya Pradesh as well as district of Uttar Pradesh। तो पहली बात तो ये है, ये जान लो कि जो NCL का सिंगरौली जिला है वो क्या है, वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये MP में आएगा, और जो UP का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो भी, तो दोनों के बीच में ही बेसिकली नहीं करता है सिंगरौली की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये MP का और ये UP का, तो दो यहाँ पे जो है हमें पोस्टिंग वगैरह यहीं पे होती है बेसिकली, ठीक है, NCL का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल 1 दिया हुआ है, क्या पोजीशन दिया हुआ है, असिस्टेंट फोरमैन दिया है, ENT, ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेड C की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको सुपरवाइजरी पोजीशन ट्रेनिंग लिखा हुआ है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये 3 जो आपको दिख रहा है, इसका ये सुपरवाइजरी पोजीशन है, ठीक है, ट्रेनिंग का। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ कि मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो पहला तो आपको लिखा है मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है, 10th यानी कि। उसके बाद डिप्लोमा और रेलेवेंट विद हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ में बोलता है कि इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड के लिए बोल रहा है, ग्रेड C के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, पहले तो 10 पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि 3 ईयर का कोर्स हो, ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक समझ में आ गया। फिर आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए बोल रहा है से वही मैट्रिकुलेट होना चाहिए, फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट और हायर क्वालिफिकेशन जो कि 3 ईयर का कोर्स हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का वही सेम कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, मिनिमम 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्पेसिफिक पोस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन इज 5 फरवरी तक जो है आपका ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका डेट क्लोज हो जाएगा, उसके पहले तक आप इसको फिल कर देना, इफ़ यू आर एलिजिबल देन, एंड दैट इज रिफर्ड एज क्रूशियल डेट इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। क्रूशियल डेट यहाँ पे बोल रहा है कि क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको टेबल A में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोल रहा है सुपरवाइजर पोजीशन के लिए वो मिनिमम है, हेंस कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर एंड रेलेवेंट क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपका पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि टेबल D में बताया गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टेबल D देखेंगे, अभी जो टेबल A ही देखा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग टू पार्ट टाइम और देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जो आप मतलब पार्ट टाइम किए हो, ठीक है, और डिस्टेंस लर्निंग से जो आपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हासिल करा है आपने, वो वैलिड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कोई मतलब ही नहीं है उसका। फिर यहाँ पे पोजीशन एंड वैकेंसी दिया हुआ है, देख लो टेबल B में, ठीक है। पोजीशन B कैडर, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग्स, टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। पोजीशन क्या है, असिस्टेंट फोरमैन, ऊपर हमने देखा था ENT, ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। कैडर यहाँ पे ENT है, और यहाँ पे आपका देख पा रहे हो मैकेनिकल के लिए एक्सकवेशन, इलेक्ट्रिकल के लिए एक्सकवेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENA, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल वैकेंसी बैकलॉग्स को लेके 150 है, तो टोटल जो है वैकेंसी आई है वो 150 वैकेंसी आई है, ठीक है, 150 पोस्ट के लिए। समझ में आया यहाँ पे 150 सीट के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाते हो SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैकेनिकल में सिर्फ 1 सीट है, इस तरीके से सिर्फ 1 ही सीट हुआ, SC के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे OBC के लिए भी यहाँ पे देख पा रहे हो, NC यहाँ पे देख पा रहे हो मैकेनिकल के लिए 1 सीट है बस। उसके बाद टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 सीट आपका यहाँ पे हो जाता है। ये बैकलॉग वैकेंसी, ठीक है, बैकलॉग मतलब पिछले जो वैकेंसी थी उसमें रह गया था सीट, वो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। और जो फ्रेश वैकेंसी आई है वो अनरिजर्व के लिए 6 है, क्या ENT के लिए असिस्टेंट फोरमैन, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल के लिए असिस्टेंट फोरमैन में
25 सीट है देख पा रहे हो अनरिजर्व के लिए, और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो 21 सीट है, ठीक है, और ई एंड एन दोनों के लिए 15 सीट है, ठीक, टोटल 67 सीट हो गए अनरिजर्व में। उसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो सब डिफरेंट कैटेगरीज में सबको सीट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप जो है अपना फॉर्म भरिएगा भी कैसे क्या है समझ में आ जाएगा आपको जब देखेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अनरिजर्व, ठीक है, SC शेड्यूल का, ST शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पे सारा ही दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आता है तो। उसके बाद यहाँ पे देखो द डिटेल्स ऑफ पोजीशन ईयर मार्क फॉर PWBD कैटेगरीज आर एज बिलोज, तो यहाँ पे सी में जो है ईयर मार्क फॉर PWBD कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है कि सुटेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज, तो अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटीज है तो वहाँ पे पोजीशन में दिया हुआ मैकेनिकल के लिए OA ON, और असिस्टेंट 1 लेग से अगर आप डिसेबल हो, ठीक है, या फिर 1 आर्म से डिसेबल हो तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या इनका यहाँ पे जो डिटेल्स है उनके पोजीशन के लिए कैसा दिया है। मैकेनिकल के लिए एक अगर आपका एक लेग नहीं है या एक आर्म नहीं है उस केस में यहाँ पे आपका दिया है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 यहाँ पे दिया 1 आर्म 1 लेग, और यहाँ पे बोथ लेग्स अफेक्टेड बट नॉट आर्म्स। BL का मतलब होता है HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो द पोजीशन फॉल्स इनटू द आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ पोजीशन फॉर PWBD कैंडिडेट्स एज पर द लिस्ट ऑफ पोस्ट आइडेंटिफाइड बाय कोल इंडिया लिमिटेड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड दो हैज ना सीन इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो उनके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो PWBD, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे जो सीट कितना है आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सबको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई इश्यू है किसी के साथ, किसी को डिसेबिलिटीज है तो वो इनका फायदा मिल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा है सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए, तो उसको यहाँ पे क्लियर कट देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट नेम दिया है असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड C, तो यहाँ पे इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे जो आपको बोल रहा है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम 3 ईयर कोर्स, ठीक है, मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और बोलता है ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो हायर क्वालिफिकेशन क्या होगा डिप्लोमा के आगे, आपका BTech होगा, BE होगा, है ना, तो वही आप लिखा है इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और नॉन एलिजिबल ब्रांच ऑफ डिप्लोमा BE BTech, यहाँ पे देखो लिखा है कि जो स्पेसिफिक ब्रांच है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, तो साफ साफ लिख दिया है कि ये वाले लोग तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो कौन एलिजिबल नहीं है, जिसका भी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ अबव ब्रांच आर नॉट एलिजिबल। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए बोलता है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर कोर्स, ठीक है। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन में बोलता है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिंपल लिखा है। अगर उनका ब्रांच प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनी ऑफ दीज आर सिंगल ब्रांचेस, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए क्या दिया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, और हायर डिग्रीज में आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। और अगर उनका ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से है, पावर सिस्टम से है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दीज आर सिमिलर ब्रांचेस, देन दे आर नॉट एलिजिबल, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो वही लोग दे सकते हैं एग्जाम जो एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका देखो पे स्केल दिया हुआ है किस हिसाब से, तो एंट्री लेवल पोजीशन यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग, ठीक है, एंट्री लेवल ग्रेड एंड पे स्केल एज पर NCWA 11th ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। मिनिमम जो इनका मंथली रेटेड है ग्रेड C का, वो बेसिक रुपीज़ कितना 47,330.25 पर मंथ जो है आपका समझ ना 47 प्लस जो है 47,000 प्लस जो है आपको मिलेगा। कैटरिंग का ENT ऊपर देख पा रहा हूँ, ट्रेनिंग पीरियड जो होगा उनका 1 साल का होता है, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, जो ग्रेड होता है सक्सेसफुल ट्रेनिंग का, असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड C, ठीक है। और यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे बता रहा है कि 47 सेम है 47,330.25 पर मंथ, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग का है वो 1 साल का ही आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, बाकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है वो 2 साल का होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वेशन आप देख सकते हो एक बार को,
ठीक है। इसमें बस बताया लाइक हैंडी रिजर्वेशन आप लोग समझ लेना, देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट जो EWS सेक्शन से है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, विल हैव टू सबमिट कॉपी ऑफ वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर OM नंबर इतना, डेट इतना, मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी से हैं उनको एक कॉपी उनका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो है उनका, ठीक है, एसेट सर्टिफिकेट वो इशू किया गया होगा कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उनको ये कॉपी उसका भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ PPG&P, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जो है अपना एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट उनको भेजना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे देख पा रहे हो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल 2022-23 के अकॉर्डिंग उस ग्रॉस एनुअल इनकम के बेस पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रिजर्वेशन दिए गए हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ऊपर बता चुके हैं हम, तो उसको आप एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आया था एज लिमिट पे। एज लिमिट क्या दिया, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स, क्रूशियल डेट एंड एज शैल नॉट एक्सीड द अपर एज लिमिट 30 ईयर्स ऑफ क्रूशियल डेट। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, अनरिजर्व और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, SC/ST के लिए 5 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC NCL के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल और नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर देख पा रहे हो PWBD, OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 साल और यहाँ पे SC/ST जो PWBD के हैं वो 15 साल, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है यहाँ पे कोई भी इनके लिए अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय CIL के हैं या उस सब्सिडरी कंपनी में है उसको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स बोलते हैं, उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख लो, यहाँ पे अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए जो है 1000 रुपये है प्लस 180 रुपये इनका GST लेके हो जाएगा, तो इस हिसाब से 1180 रुपये हो गया, ठीक है। और SC/ST ESM PWBD डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इशू बाय सेंट्रल बोर्ड विल बी कंसीडर्ड। बोलता है कि आपका जो DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका किससे मैच करना चाहिए, आपका जो 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया होगा वही मान्य होगा, ठीक है, और किसी से मान्य नहीं किया जाएगा, तो इसलिए वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गया। यहाँ पे लिखा है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा करते पाए जाओगे CBT एग्जाम में तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो सबको पता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे दिया हुआ, देखो, एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑफ क्रूशियल डेट, ठीक है, CBT बेस्ड होगा, पहली बात तो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कनेक्टेड सेपरेट फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, CBT होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, 90 मिनट दिया जाएगा इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में, कंप्राइजिंग 2 सेक्शन, एक सिटिंग मैंने एक ही फेज में आपका एग्जाम होगा, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में जो है आपका टेक्निकल नॉलेज होगा यानी कि डिसिप्लिन रिलेटेड, जो आपका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो आपको उस डिसिप्लिन से जो है आपका क्वेश्चन होगा, और 17 जो है वो 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके सेक्शन A से होंगे। सेक्शन B से जो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको 70 और 30 यहाँ पे 100 हो गए, ठीक है, इस हिसाब से 100 मार्क्स के पेपर होगा। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि चलो एक तो प्लस पॉइंट है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर सैलरी बायलिंगुअल, तो क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा, तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जिनको दोनों नहीं समझ में आ रहा है वो दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी एरर इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन शैल बी वैलिड एंड फाइनल। अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका हिंदी में आपका क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप कर दिया है या कुछ मिस प्रिंट हो गया है, कुछ भी गलत उसमें अगर ऑप्शन गलत दिया, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, क्वेश्चन अगर सही तरीके से नहीं लिखा है, तो आपका जो इंग्लिश वर्जन होगा वो वैलिड मान्य किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सेक्शन A में दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे क्या सिलेबस है उसका। पहले ये देख लो, टेस्ट सिटीज़ बोलता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट सिटीज़ जो है आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि प्रेफरेंस आप दे सकते हो, और जो प्रेफरेंस दे दोगे वो बार बार चेंज नहीं होगा एक बार सबमिट करने के बाद। तो एनसीएल रिजर्व द राइट टू एलोकेट एट टेस्ट सिटी और चेंज द टेस्ट सिटी और
test city opted by the candidates and so reserve the right to add or delete any cities from the list based on the number of applicants. उसके बाद यहाँ पे लिखा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन द मेरिट पैनल विल बी सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी ऑफ कट ऑफ मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द CBT फॉर द कंसर्न पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एज मेंशन टेबल H. यहाँ पर टेबल H दिया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा. मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितना ज़रूरी है. देखो जितने भी नोटिफाइड पोजीशन ऊपर हमने देखा 100 नंबर का पेपर होगा. ठीक है, कैटेगरी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरिजर्व EWS के लिए उनको 50 मार्क्स लेके आने हैं 100 में से. ठीक, SC ST ESM OBC NCL PWBD के लिए 40 मार्क्स लेके आना आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स. तो उसके बाद मेरिट बनता है. ठीक है, तो इस हिसाब से होगा. अच्छा, अभी ये हो गया. अभी हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखो जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली जो NCL का वेबसाइट है उस पर ही पब्लिश होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच कैंडिडेट्स हु would score equal or above the maximum minimum qualifying marks would only be notified for appearing the scrutiny verification of the testimony supporting their claim of candidature in the order of their marks scored in the computer-based test for 3 differential positions separately up to the extent of position remain unfilled. तो यार बोलता है कि अभी मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कोई कैंडिडेट्स है वो सेम इक्वल नंबर लेके आ रहा है. ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो उनको ये नोटिफाई किया जाएगा कि उनको DV के लिए बुलाना है कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है कि नहीं. वो जिस हिसाब से वो करेंगे कि इनका जो डिफरेंट पोजीशन है उसको सेपरेटली उनको जो अनफिल्ड रह गया है उसको वहाँ पे भरेंगे. तो उस हिसाब से इनका अपना जो प्रोसेस होगा वो करेंगे. ठीक है, ये हो गया. अभी उसके बाद यहाँ क्या प्रोविजनल मेरिट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर द रिक्वेस्टेड कट ऑफ मार्क्स स्टिपुलेटेड अबव द फुलफिलिंग द क्राइटेरिया will be published in the order of marks scored after resolving tie as prescribed on NCL website respect of different position. तो इनका जो रिजल्ट आपका आउट होगा वो उसके NCL की वेबसाइट पे आ जाएगा. उसको आपको विजिट करते रहना है. वैकेंसी फॉर द पोजीशन असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड C एज मेंशन टेबल A विदाउट 2 डिफरेंट कैडर. तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो आपका टेबल A में असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल लिखा जो है ट्रेनिंग ग्रेड C उसमें आप 2 कैडर हैं, एक्सकवेशन कैडर एंड ENM कैडर यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर. ठीक है, तो जो कि आपको टेबल B में देखने को मिलेगा. All candidates applying for a position of assistant foreman electrical training grade C will be deemed as have applied for both excavation cadre and electrical and mechanical cadre. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C के लिए अप्लाई करेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि वो दोनों ही पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, एक्सकवेशन कैडर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैडर. ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ही कैडर के लिए जो है सेम ही क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख लेना कि टेबल A में क्या चीज़ें कहना चाह रहा है, तो उसको आप देख लेना एक बार. और बाकी ये बोल रहा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मान्य होना चाहिए ICT से, UGC से. ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा ये मान्य होना चाहिए. बाकी ये सब तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बताया है कि क्या क्या चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा प्रोसेस आगे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो वो सब आप एक बार रीड आउट कर लेना है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प डेस्क ऑप्शन है वहाँ पे आप जाके मतलब अपना प्रॉब्लम बता सकते हो. ईमेल ID यहाँ पे दिया हुआ है NCL का. कोई इश्यू होता है तो आप यहाँ पे इनको मेल कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रिस्पॉन्स क्वेरी मैनेजमेंट विल बी मेड ऑपरेशनल ऑन द NCL वेबसाइट आफ्टर 2 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर इनवाइटिंग comments or objection for candidates. So if any, the link for objection management will be posted for 4 days only. Objection through any other mode will not be entertained. 4 दिन के लिए सिर्फ आपका ऑब्जेक्शन वाला जो पोर्टफोलियो वो ओपन रहेगा, वहीं पे जो है आपको पूरा अपना क्वेरी देना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NCL रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, reschedule the test sets and venues etc. or alter any of the advertised condition depending upon the circumstances. आप लिखा कि NCL जो है NCL के पास ये पावर है कि वो CBT देने के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकता है कैंडिडेट्स को, रिशेड्यूल कर सकता है टेस्ट के डेट को, वेन्यू को, ये सब लिखा हुआ है. मान लीजिए कोई ऐसा फर्दर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसको पोस्टपोन भी कर सकता है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. बाकी हम आगे बढ़ते हैं. नॉर्मलाइजेशन दिया हुआ कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा उसको आप एक बार देख लें. ठीक है, हालांकि आपका हो जाना चाहिए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे लोग का अलग अलग सब्सिडरी में हो गया है. तो ये फोरमैन वाले जो है जो वेट कर रहे थे फोरमैन वाला कि मैं फोरमैन इंचार्ज बनना है, मुझे फोरमैन वाला असिस्टेंट फोरमैन बनना है फॉर्म, और ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो लोग के लिए तो वो लोग आराम से इसको दे सकते हैं एग्ज़ाम. ठीक है, अपना देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या है. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कुड बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द माइंस ऑफ NCL and are liable to be transferred to any subsidiary of Quality Limited anytime during their service as may be required. तो यहाँ पे लिखा ना जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उस पर्टिकुलर माइंस के यानी कि NCL के, तो वो ट्रांसफर भी किया जा सकते हैं किसी और सब्सिडरी में CIL के. ठीक है, उनके काम के समय के भीतर ये लिखा हुआ है. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेडिकली फिट होना चाहिए जो भी अपॉइंट किए जाएंगे
जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेडिकली फिट के लिए जाना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो नॉर्मल चीज़ें प्रोसेस है, बिल्कुल इसको करना ही होता है। उसके बाद यहाँ पे CBT एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा है, तो वेबसाइट के थ्रू पता लगाया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, ठीक है, वेबसाइट कर दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन फॉर एंड डिस्प्यूट विद ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर MP, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप देखो इस वेबसाइट पे जाना है, करियर ऑफ में जाओगे, रिक्रूटमेंट पे जाओगे, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आपको यही वाला पोस्ट जो है ये खुल जाएगा पेज, और वहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, उस पर आप अप्लाई करोगे, फिर वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हो। सब फॉर्म फिल करके फोटो वगैरह सब डाल दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप सिग्नेचर वगैरह करते हो ना, ब्लैक बॉल पॉइंट से किया करिए, उस पेन से किया करिए, ब्लैक इंक पेन से, ठीक है, और जेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्कैन कॉपी जो करना है, अपना सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो लगाना है वो सब कर दीजिएगा। और यहाँ मैट्रिकुलेशन के लिए बोल रहा है कि सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, क्या लिखा है, इफ मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम अ कैंडिडेट मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। तो यहाँ बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन आप भरते हो तो जो जल्दी में आप करंट एप्लीकेशन जो आपका होगा वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिटेल्स इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड विल बी रिजेक्टेड फोर्थ ट्राई। यहाँ तो मान लो कोई ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने अटैच नहीं किया है, तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से भरना है आपको, एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पेशल नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिए क्या दिया है। कैंडिडेट्स नाइदर नीड टू पोस्ट डिस्पैच हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और कॉपीज ऑफ रेलेवेंट टेस्टिमोनियल। बोलते ये नहीं कि अब हार्ड कॉपी चले हम पोस्ट करनी, पोस्ट वगैरह नहीं करना है, ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, ठीक है। और आपको जो है CBT एग्जाम के लिए आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को बढ़िया से भर के उसके बाद फिर जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए ना, तो अपना जाएंगे एग्जाम देंगे बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे याद रखो उसको। स्टार्ट डेट का 15 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना, आज 10 से 15 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 बजे सुबह। क्लोजिंग डेट कितना है, 5 फरवरी, सबको पता। टेंटेटिव डेट बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, बाकी सब कुछ अभी डेट वगैरह नहीं आया है। कोई भी आपका जो जैसे कि मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आया है जनवरी में, ठीक है, तो हम 2 मंथ वेट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में भी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है ये बार, ठीक है। हो सके तो उसके पहले भी हो जाएगा, क्या पता, अभी नई सरकार आई है तो हो सकता है कि जल्दी ही एग्ज़ाम ले लें, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मार्जिन लेके चलते हैं 2 मंथ का कि हाँ भाई उसके बाद ही होगा, ठीक है। सो वी हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस। उसके बाद एनसीएल का फाइनल डिसीजन क्या लिखा है देखो, एंड द डिसीजन ऑफ एनसीएल मैनेजमेंट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एप्लीकेशन, पेनाल्टी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो डिसीजन है एनसीएल मैनेजमेंट का वो फाइनल होगा किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, सिलेक्शन कैसा है प्रोसेस का, एग्जाम का कनेक्शन, अलॉटमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर का, पोस्टिंग, ये सब कुछ जो है एनसीएल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उसको मानना होगा कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे अनक्षर ए मिलेगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। सेक्शन ए में देख पा रहे 70 क्वेश्चन, 70 नंबर का। क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन एज पर करंट करिकुलम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ सेक्शन ए। तो आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी डिसिप्लिन है उससे ही क्वेश्चन रहेगा। तो असिस्टेंट 4 ENT ग्रेड के लिए क्या दिया, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, ये सब दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट, एनालॉग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सब कुछ दिया हुआ है। देख पा रहे हो, कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, बढ़िया है। एंटीनास, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वॉइस कम्युनिकेशन, ये सब आपका आ गया। उसके बाद आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए क्या दिया हुआ है देखो, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, राइट, AS स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन, बॉयलर्स, फ्यूल मैकेनिक्स, ये सब कुछ आपका मैकेनिकल का पोर्शन आ गया, राइट। उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में देख पा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, AC जनरेटर, DC जनरेटर, ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखोगे क्या क्या आपका सिलेबस में दिया हुआ है, राइट। देखो काफ़ी बड़ा इसका जो आपका सिलेबस है काफ़ी बड़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल का, देख पा रहे हो आप, खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे असिस्टेंट हुआ है इलेक्ट्रिकल TNS ग्रेड C के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, सेक्शन B पे, ठीक है।
सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी में हमारा क्या क्या पूछेगा, जो नॉर्मल रहता है हमेशा। जनरल नॉलेज में आपका इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट, डिफेंस, बुक्स, प्राइज, इंडियन डेमोक्रेसी। इसका मैंने एनसीएल का जो इसके पहले क्लास लिया था। माई सदार हो गया, आपका ओवरमैन हो गया, उसका फोरमैन हो गया, ठीक है। तो वो सारे हैं ऑपरेटर्स, उसका मैंने क्लास चलाया था। आप एनसीएल का क्लास विजिट करोगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको मिल जाएगा। ये सारा ही मैंने कंप्लीट कराया है, उसमें आप एक बार जाके उसको विजिट करना, तो बहुत ही हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। उसको आप एक बार देख लेना। तो फिर से बताऊंगी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, फिर से बताऊंगी, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि वो आपको एक बार देख लेना है सारा, ठीक है। वो थ्रू कर लीजिएगा उसको। और यहाँ पे रीजनल, वर्बल, मेंटल एबिलिटी में सिनोनिम, एंटोनिम दिया है, ठीक है। ग्रामर, रिलेशनशिप और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वर्क, रिलेशनशिप, प्रॉफिट, लॉस, स्पीड, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसको वीडियो लेके आऊँगी, आराम से इसको देखना है। उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे प्रिस्क्राइब परफॉर्म में दिया हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है ये देता है लास्ट में। तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये बैकवर्ड क्लास के लिए है, यहाँ पे सर्टिफिकेट देख पा रहा हूँ, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्म को फिल करना है आपको। बाकी अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियोस जो अगर जैसे होता है मैं इसका टेस्ट सीरीज़ या फिर जैसा कोर्स होता है मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूँगी कि आएगा क्या प्रोसेस है, कोर्स मतलब चलेगा कि नहीं, आगे चलेगा। और इसके बाद में इसकी जानकारी हमको मैं देते रहूँगी टाइम टू टाइम। और बाकी आपका टेस्ट सीरीज़ का मैं बताऊँगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पे तो वीडियो आती ही रहेगी। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा वीडियो। तो चलो फिर आज के लिए भी रखते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।